यह एक तरीके का संकल्प दिवस है और यह एक दिन का इवेंट नहीं है, यह एक रूटीन बैटल है। क्योंकि देश बनाना एक डेली रेफरेंडम होता है, जिसको कहते हैं ना कि जनमत संग्रह होता है। देश किसी एक दिन में नहीं बनता। देश बनाने के लिए आपको 24 घंटा 7 दिन काम करना पड़ता है। और इस वजह से मैं समझता हूं कि आज के दिन पर अगर मुझे यह सौभाग्य मिला है कि मैं नेताजी के बारे में बात करूं, तो मैं आपको यह जरूर यह संदेश बोस को याद करने का एक दिन होना चाहिए, न जवाहरलाल नेहरू को याद करने का एक दिन होना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन के भीतर हमारी सतत चेतना का वो हिस्सा बन जाए। हमें इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो बड़ी दिलचस्प सी बात है कि आज ही के दिन कुछ लोग पराक्रम दिवस मना रहे हैं और मैं बड़ी माफी चाहता हूं। कई बार हम लोग बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं कि आज हम किसी प्रोपेगेंडा पे बात नहीं करेंगे, नेताजी के बारे में, आजादी की लड़ाई के तमाम महानायकों के बारे में जो तमाम तरह की फिजूल बातें फैलाई गई हैं उन पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मजबूरी यह है कि अगर उन पर बात किए बिना हम निकल गए तो बात अधूरी सी लगे। ये हमारी कोशिश है, मेरा विश्वास है ऐसी हजारों कोशिश नेताजी के सच्चे वारिसों के द्वारा इस देश में किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो मीडिया है आज लगातार पराक्रम दिवस मना रहा है। आप भूले नहीं होंगे कि 2 साल के पहले लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडियन नेशनल आर्मी की आजाद हिंद फौज की टोपी पहन ली और स्वयं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वारिस सिद्ध कर दिया। ये सारा मीडिया मैनेजमेंट है। उनको पूरे इतिहास की लड़ाई, आजादी की जो लड़ाई है उसके इतिहास को कंफ्यूज कर देना, हमारे आपके दिमाग के भीतर इस तरीके का भ्रम डाल देना है कि क्या वाकई आजादी की लड़ाई के सारे महानायक एक साथ मिलकर, एकजुट होकर अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ रहे थे या एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, या रोज एक मल्ल युद्ध करवाया जा रहा है। जब भी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं तो उसी बहाने कभी गांधी पर हमला करेंगे तो कभी जवाहरलाल नेहरू पर हमला करेंगे। तो जो लोग पराक्रम दिवस मना रहे हैं उनके लिए नेताजी एक चाबुक की तरह है। बंगाल का चुनाव भी आने वाला है, बंगाल जीतना उनका बहुत बड़ा सपना है, इसलिए नेताजी बंगाली अस्मिता को छूते हैं, उसको टच करते हैं। वो उनकी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति है, इसलिए अभी नेताजी को हड़प ले। साथियों, बड़ी दिलचस्प बात है, एक गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एक नई पॉलिसी लेकर आया, एक नई नीति लेकर के आया भारतीय रजवाड़ों के लिए। उस पॉलिसी को कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति। तो ये जो राज्य हड़प की नीति है, हम लोग मानते हैं कि अभी एक खास तरह का डिस्पेंसेशन, एक खास तरीके की विचारधारा के लोग, जैसा लगता है कि डलहौजी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने नायक हड़प की नीति चलाई। उनके पास अपने पास कोई महानायक है नहीं। इन महानायकों के वो नाम लेते हैं, बीच बीच में नब्ज टटोलने के लोगों के बीच उसका जुमला फेंकते हैं, उनको वो महानायक सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि मुश्किल क्या है कि जब आपको बताया जाएगा कि हमारे सावरकर हमारे नायक हैं, तो फिर आप पूछेंगे कि कौन सावरकर, और जब आप पूछेंगे कौन सावरकर तो फिर कच्चा चिट्ठा इतिहास के पन्नों में सामने है। तो इस वजह से नायक हड़प की नीति चल रही है और इस संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। मैं आज इस मौके पर एकदम स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूं कि नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी के दौरान, उसके गठन के दौरान जो उसका नारा बनाया था, वो नारा क्या था? पहली चीज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज जो लोग नेताजी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान? पहला प्रश्न मुझे नहीं पूछना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये डेली रेफरेंडम होना चाहिए। केवल आज के दिन हम ये बात न करें
कल को किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे गांव गौठान कहीं पर भी जब नेताजी की बात हो तो हम यही पूछें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे के भीतर आजादी क्या है? आजादी हिंदुस्तान की आजादी है, अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ करके जीती जाने वाली आजादी है, अपना राज्य है। और जो लोग नेताजी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने आजादी की लड़ाई के तकरीबन 90-100 सालों के दौरान क्या किया? दूसरी बात, जब कोई कमांडर इन चीफ या कोई लेफ्टिनेंट या कोई कैप्टन इंडियन नेशनल आर्मी में आता था तो बाकी के सैनिक क्या संबोधन करते थे? और आज भी वो संबोधन प्रचलित है हमारी आर्मी रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर, हमारी पुलिस के अंदर, जय हिंद। यही ना, जय हिंद का स्लोगन है। अब जो लोग नेताजी को हड़पना चाहते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या वो जय हिंद का स्लोगन लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हिंद शब्द से उनको बड़ी समस्या है। उनको हिंदू शब्द से प्रेम, हिंदू शब्द से के प्रेम में कोई बुराई नहीं, आप प्रेम करिए, हम भी प्रेम करते हैं। आज जिस महान नेता का स्मरण करने हम आए हैं वो महान नेता बहुत डीपली रिलीजियस है, बहुत अंतर्मन से वो धार्मिक व्यक्ति हैं। जिस समय सिंगापुर में बम गिराए जा रहे थे, जिस समय सिंगापुर के फ्रंटियर तक लड़ाई आ गई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर स्थित रामकृष्ण मठ के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे होते थे, मां काली की आराधना कर रहे होते थे। तो धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, सभी धार्मिक हैं, लेकिन ये जो उनको हिंद शब्द से दिक्कत, हिंद शब्द से दिक्कत इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनको लगता है ये तो उर्दू का शब्द है। अब उर्दू का शब्द आते ही उनके मन में एक तरीके की वितृष्णा पैदा हो गई। मैं आपको बताऊं कि नेताजी जब इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर रहे, जब आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे, तो उसके अंदर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई। हमारे राष्ट्रवाद की यह परिकल्पना है और ये परिकल्पना बेहद दिलचस्प परिकल्पना है। अभी तो माहौल बड़ा बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अगर पहले हम कहते कि आज चलिए हम अपने देश के महानायकों को याद करते हैं, तो फिर एक नारा लगता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा क्या था? ये नारा नेशनल यूनिटी का नारा था, ये कौमी एकता का नारा था, ये राष्ट्रीय एकता का नारा था, ये नेशनल इंटीग्रेशन का नारा था। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित तमाम आजादी की लड़ाई के महानायक ये मानते थे कि इस देश को भीतर से मजबूत करना, एकजुट रखना जरूरी है। इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और ये वाला जो नेशनलिज्म था वो हमारा ब्रांड नेशनलिज्म हुआ करता था। अभी क्या है कि अभी इस बात को कहने के बाद मैं एंटी नेशनल हो जाऊंगा कि भाई आपने आरएसएस बीजेपी ब्रांड नेशनलिज्म को चैलेंज कर दिया, आपने उनकी आलोचना की, इसका मतलब है कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग हो, इसका मतलब है कि आप बहुत ही एंटी नेशनल किस्म के व्यक्ति। ये पूरी राष्ट्रवाद की परिभाषा को पलट दिया गया और वो सिर के बल पलटने की उसको कोशिश की जाए। तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम आम लोगों तक, उस युवा पीढ़ी तक वो सच्चा इतिहास लेकर जाएं, जब उनको बताएं कि देखिए अगर हमारे इस विराट मंदिर के भीतर से कोई अष्ट धातु की सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति चोरी करके अपने मंदिर में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो ध्यान रखना वो हमारे संप्रदाय का नहीं है। मूर्ति चोरी करके आप किसी देव के, किसी इष्ट के आराध्य नहीं हो जाते। फोटो तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, पोस्टर्स अवेलेबल है, आप उसको फ्रेम कराकर कहीं भी पूजा कर लीजिए, लेकिन इस जय हिंद के नारे का आप क्या करेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे का आप क्या करेंगे? ये बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर बात करना जरूरी है। मैं आजाद हिंद फौज के ही संदर्भ में और जय हिंद के ही संदर्भ में एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं।
आजाद हिंद फौज का मोटो क्या हुआ करता था? बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब आज सुभाष चंद्र बोस के ही बहाने से चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका है। किसी और की बात नहीं करेंगे, गांधी की बात नहीं करेंगे, नेहरू की बात नहीं करेंगे। आज तो सुभाष चंद्र बोस वर्सेस ये जो कम्युनल फोर्सेस है, इसी की लड़ाई हम लड़ लेते हैं। इत्तेमाद, इत्तेफाक और कुर्बानी। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली आजाद हिंद फौज का जो नारा है, उस नारे को आप सुनिए। इत्तेमाद, इत्तेफाक, कुर्बानी। इत्तेमाद क्या है? फेथ, आस्था। इत्तेफाक क्या है? यूनिटी, एकता। और कुर्बानी क्या है? सैक्रिफाइस। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा खेल राष्ट्रवाद की परिभाषा को विकृत करने की कोशिशें हैं। इत्तेमाद, इत्तेफाक और कुर्बानी। मैं कहूं मेरा नारा है, मैं जिस संगठन से मैं आता हूं, जिसका मैं संयोजक हूं, मैं कहूं कि हमारा नारा है इत्तेमाद, इत्तेफाक, कुर्बानी। तुरंत आपके सामने आपका मीडिया प्रोफाइलिंग शुरू हो जाएगा। इत्तेमाद, इत्तेफाक, कुर्बानी। हाफिज सईद से इसका कोई कांटेक्ट लगता है? ये जरूर टुकड़े टुकड़े जाएंगे, ये जरूर हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ने की साजिश है। तो अगर नेताजी का के ही नारे का, उनके मोटो का आज ये हालत हो गई है, उनका ये आलम है कि आप उसको सुनते ही आपके कान खड़े हो जाए, क्योंकि ये तो उर्दू है, तब इसका मतलब है कि आप नेताजी के राष्ट्रवाद को नहीं जानते, या जानते हैं तो उसको नहीं मानते। लेकिन आपके पास तो इतिहास की दरिद्रता है। आप लाएंगे कहां से? कहां से लाएंगे नायक? राय दे के अपने पास फकत एक दीन दयाल तो है ना? उनके अलावा तो आगे आप बढ़ेंगे तो फिर भैया मतलब लोग जान जाएंगे कि हम थे क्या। तो इससे अच्छा है पटेल को उठा के लाते, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाएंगे। क्या छुपाना है? धूमिल की एक कविता है, मेरे भीतर का भय चीखता है दिग्विजय, दिग्विजय। जो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, वो सबसे ज्यादा दावा करता है कि मैं दुनिया जीत लूंगा, क्योंकि डर है, आप चीखेंगे। तो कभी सरदार पटेल को उठा लाते हैं, उनका मूर्ति, सबसे बड़ा मूर्ति हमने बनवाया। कांग्रेस ने तो उनका अनादर किया था, वो तो कांग्रेसी थे ही नहीं, वो तो जन्मजात जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ने कहा कि ये अभी जो है मैं संघ को समर्पित करता हूं। ये यकीन दिलाने की कोशिश है। मैं मतलब ये दुख की बात है कि विभिन्न स्तरों पर इनका प्रोपेगेंडा अलग अलग तरह से चलता है। मुझे किसी ने कहा कि सरदार पटेल तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेहद प्रशंसा करती है। हमने कहा ये बेहद वाली जो प्रशंसा है मुझे कहीं से दिखा के लाओ, कहीं तो लिखा होगा उन्होंने, या सीधे बोल बोल करके कान में कह करके चले गए। तो कभी तो भाई पटेल को उठा के ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है, हमारी जेब में तो सिक्के ही नहीं है, तो एक चुरा के उधर से लाए। फिर कभी सुभाष चंद्र बोस को उठा करके ले आते हैं, अपने यहाँ सजा लेंगे, कहते हम हमारे घर में थी, हमेशा से ये मूर्ति यहीं रखी हुई थी। हर कोई जानता है, और जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं निश्चित रूप से वो इन सब चीजों के बारे में जानते होंगे कि आज से 20-30 साल पहले तक नेताजी की फोटो तो सजाई जाती थी, लेकिन नेताजी को क्या क्या उनके बारे में राइट विंग फोर्सेस ने नहीं कहा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये पवित्र मौका है। हम इस पवित्र मौके पर अपवित्र बातों को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि ये जो नायक हड़प है, इसको हमें ऐसे ही रोकना पड़ेगा कि जहां बात चले सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस के प्रसंगों को उठा करके हम कहें कि अब बताओ भाई, अब क्या कहते हो? ये तर्क है, ये इतिहास कह रहा है, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, आप ये किताब पढ़ लो, आप वो किताब पढ़ लो, क्योंकि इनकी किताब तो होती नहीं। देखिए, इतिहास लेखन, मैं चूंकि इतिहास का छात्र रहा हूं, इतिहास का शिक्षक भी बन गया। इतिहास में जो पूरा ये कम्युनल प्रोजेक्ट है, ये 3 तरीके से डेवलप होता है।
पहला तो क्या था, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की गलत ढंग से आप व्याख्या करने लग जाए तो वो होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब वो मिस इंटरप्रिटेशन कहां से आया? सबसे पहला मिस इंटरप्रिटेशन अगर हिंदुस्तान की इतिहास का, उसकी तवारीख का किसी ने किया तो अंग्रेजों ने किया, उनके इंटेलेक्चुअल्स ने किया, उनके सिविल सर्वेंट्स ने किया। एक थे जेम्स मिल, उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को हम 3 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हिंदू काल, पूरा का पूरा प्राचीन भारत हिंदू काल, और उसके बाद मुस्लिम काल। तो उसके बाद जब अंग्रेज आए थे तो उसको क्या कहा जाना चाहिए था? ईसाई काल। नहीं, स्मार्ट है ना, अंग्रेज हैं, गोरी चमड़ी के लोग हैं, हमको गुलाम बनाने आए थे, हमको तो वो मुक्तिदाता के रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके बाद आता है ब्रिटिश काल, है ना। मतलब उसके पहले आप हिंदू होते हैं, आप मुसलमान होते हैं, और उसके बाद जैसे ही कंपनी राज आता है, देश में सब शांति आ जाती है, सारी समृद्धि आ जाती है, और यहां पर शुरू होता है हमारा ब्रिटिश राज। ये है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। एक बार मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के किसी बैंक में था, तो मेरी पासबुक देखी सामने वाले ने, उसने कहा अच्छा सौरभ वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं भी कुछ मजाक के मूड में था, मैंने कहा जी सर, मेरा बड़ा एकदम सीरियस सा मुंह बनाया, मैंने कहा जी सर वो मेरे ताऊ जी थे। वो क्लर्क एकदम झम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो, अटल बिहारी वाजपेयी आपके ताऊ जी? मैंने कहा सर आप बैठ जाइए, मैंने बहुत ही मतलब लाइटर एक नोट में कह दी ये बात, सारे के सारे वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, जैसे कि मध्यकाल में सारे के सारे मुसलमान बादशाह नहीं थे या सुल्तान नहीं थे। तो ये पूरी की पूरी जो इतिहास की समझ है प्रॉब्लमेटिक है, ये है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद शुरू होता है डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। अब ये डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है कि इतिहास को आप जानबूझकर विकृत कर दें। अब विकृत करना कैसे? भाई हर कोई जानता है कि त्रिपुरी की एक क्राइसिस हुई। त्रिपुरी में 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की सहमति से चुनाव जीते और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। लेकिन 39 में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिस पर अगर समय हुआ मैं बाद में बात कर लूंगा। लेकिन त्रिपुरी की क्राइसिस हुई, त्रिपुरी में एक संकट आया और नेताजी ने उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब आपको ये नहीं बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कंधे से कंधा मिलाकर 1920 और 30 के दशक में हिंदुस्तान की एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को आजादी की लड़ाई के आंदोलन में कूदने के लिए अनुप्रेरित किया। ये आपको नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट नहीं रहने दिया। अब वो शिकायती लाल, आपने एक तथ्य उठाया, बाकी सारे हटाए, और हटाने के बाद में आप उसी को गाने लगे, दुश्मनी है दुश्मनी है दुश्मनी है। आप ये भी नहीं बताएंगे कि 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो पर नेताजी संबोधित कर रहे हैं अपने सैनिकों को और भारतीय राष्ट्र की जनता को। हेड ऑफ द स्टेट हो चुके हैं ना, उन्होंने सरकार की घोषणा कर दी। ये वो भाषण है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, और ये पहली बार था जब किसी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। ये संकट था 1939 का। 5 साल के बाद नेताजी गांधी जी को राष्ट्रपिता कह रहे हैं। आपको ये नहीं बताना है 1940 की मुलाकात होती है, जून 1940 में, जिसको कहें आमने सामने की आखिरी मुलाकात नेताजी और गांधी जी की होती है। नेताजी बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि देखिए अभी लड़ने की तुरंत जरूरत है, बिल्कुल भी हमें रुकना नहीं चाहिए। उनके अंदर एक डेस्परेशन था कि लड़ाई अनवरत चले। गांधी जी को लगता था कि देश अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अभी मतभेद है, वैचारिक मतभेद है, रणनीतिक मतभेद है, और यह है किसके बीच नहीं है? गांधी और नेहरू जी के बीच में भी बहुत मतभेद है, जिनको लेकर ये सबसे ज्यादा भला बुरा कहते हैं कि पटेल को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गांधी जी ने, नेहरू जी का फेवर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तमाम सारी बातें। तो मतभेद नेहरू और गांधी के बीच में जितने मुखर हैं उतने मुखर, उससे ज्यादा ही मुखर हम कह सकते हैं कि नेहरू गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। तो ये पूरा का पूरा जो वितंडा है ये असली तथ्यों को छुपा ले जाता है। तो 1940 में गांधी जी कहते हैं आखिर में देखो जिस तरीके की तुम पैरवी कर रहे हो
उस तरीके से अगर तुम भारत की आजादी को हासिल कर लेते हो तो मैं अपने विद्रोही बेटे को, मैं फिर से लिखता हूं, बोल रहा हूं इस बात को, कोट अनकोट इन बोल्ड लेटर्स, बड़े फॉन्ट में इसको लिखकर रख लीजिए, मैं अपने विद्रोही बेटे को शुभकामना संदेश देने वाला पहला व्यक्ति हूं। ये गांधी जी कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस से। और यहां क्या इतिहास है, यहां क्या इतिहास है कि अभी गांधी जी ने ये नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उनमें आपस में झगड़ा था, चलो भैया कोई बात नहीं, हम सुभाष को अपने यहाँ ले जाते। गांधी जी के यहाँ नहीं पट रही है। तो अब ये 70 साल के बाद, मतलब 70 साल इनका जुमला है, हमें 70 साल का प्रयोग नहीं करना, लेकिन 70 साल के बाद इनको ये एहसास हुआ कि जहां जहां आपको झगड़ा दिखाई दे रहा है वो सारी मूर्तियां, वो सारी तस्वीरें ले चल करके नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में सजा लेते हैं। तो ये सबसे जो घृणित तरीके की कोशिश है वो यहां पर डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री से आती है। तीसरी जो चीज है, अभी डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री से आगे बात निकल गई, इतिहास के को विकृत करने के भी आगे बात चली गई। अभी क्या बात आ गई, फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। फिक्शन मतलब गल्प, आप रात में सोए अच्छे भले, सुबह उठे, आपको कोई सपना आया, आपने उस सपने को व्हाट्सएप पर लिख दिया और हमारे अमित मालवीय जी को आईटी सेल को भेज दिया और कहा रात में मुझे सपने में इतिहास आया और मैंने इतिहास लिख दिया। ना कोई तथ्य है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई सोर्स बेस है, मेरे दिमाग की खुराफात है। अब भाजपा की आईटी सेल की जिम्मेदारी है कि वो उस गल्प कथा को इतिहास बना दे और तुरंत वो पावरफुली शुरू हो जाते हैं। राउटर्स की एक रिपोर्ट है कि अभी तो और भी ज्यादा बन गए होंगे, लेकिन तकरीबन 3 साल पहले की रिपोर्ट है कि जब तक ये व्हाट्सएप की पॉलिसी बदली नहीं थी और आप एक ही बार में अनगिनत लोगों को फॉरवर्ड कर सकते थे, तब तक बीजेपी की आईटी सेल ने तकरीबन यहाँ पर 9,36,000 व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए। तो उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी आप देखिए, ये 9,36,000 से ज्यादा, आज से 2-3 साल पहले मेरे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख व्हाट्सएप ग्रुप में धड़ाधड़ वो जो सपने में इतिहास आया था वो इतिहास उन्होंने सच्चा इतिहास बनाकर प्रस्तुत किया। उसके साथ साथ का प्रोजेक्ट क्या है कि विद्वानों को विद्वान मत मानो। देखिए ये पूरा डिस्पेंसेशन मीडियोकर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप क्लास में मतलब जो है जो सबसे वीक स्टूडेंट्स हो उनको सीधे एड्रेस कर ले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये जो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं ये सारे के सारे मूर्ख हैं, इनकी बात नहीं सुनो। तो तभी तो लोग कहेंगे कि ठीक है हम आईटी सेल में अमित मालवीय की बात को इतिहास मानेंगे, हम सौरभ वाजपेयी की बात को इतिहास क्यों मानेंगे। तो ये जो डिस्टॉर्शन के बाद ये जो फिक्शनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री है, इसके चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा गंभीर हम लोगों के सामने आए। और मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आजाद हिंद फौज, मेरे पास सर समय है, अरे आजाद हिंद फौज का झंडा है स्प्रिंगिंग टाइगर, दहाड़ता हुआ शेर। वो झंडे के ऊपर दहाड़ता हुआ शेर बना हुआ। मैं नहीं कहता, उन्हीं के भतीजे लगते हैं, उनकी पीढ़ी से आते हैं, प्रोफेसर सुगता बोस, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी। और सुगता बोस कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने शायद ये दहाड़ते हुए शेर का जो प्रतीक लिया है वो प्रतीक टीपू सुल्तान के झंडे से लिया। अब ये तो और भी ज्यादा एंटी नेशनल किस्म का काम कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, टीपू सुल्तान के झंडे से ले लिया। और उसके बाद अगर आप आईटी सेल की शरण में चले जाइए और पूछिए टीपू सुल्तान कौन, तो फिर आपको तमाम तरीके का इतिहास बताया जाएगा। उस इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, कभी और सही। अब ये तो बड़ा ब्लास्फेमस किस्म का, धर्मद्रोही किस्म का काम है कि नेताजी ने अपना झंडा टीपू सुल्तान के झंडे से ले लिया। पता नहीं, इसका कोई नेताजी ने कभी नहीं कहा कि मैंने टीपू सुल्तान के झंडे से लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्हीं के रिश्तेदार हैं प्रोफेसर सुगता बोस। रिश्तेदार ना भी होते तब भी बहुत बड़े प्रोफेसर है प्रोफेसर सुगता बोस, क्योंकि आप तो कोई सा भी एक न पिद्दी का शोरबा निकाल के ले आते हो, कहते हो ये तो भगत सिंह के वंशज है, ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र के बोस वंशज हैं। अब एक साहब को उन्होंने बंगाल में बीजेपी ज्वाइन करा ली, अब उनका नाम है चंद्र बोस।
मतलब अब सुभाष हटा दिया, चंद्र बोस बचा। अब वो चंद्र बोस कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या है, कुछ पता नहीं है। बस नेताजी के वंशज चंद्र बोस ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, बात खत्म। अब आंदा आप लोग कांग्रेस के लोग कभी मुंह से सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेना, दैट्स ऑल। ये इस टाइप का खेल है, इस टाइप का मसला चल रहा है। तो ये जो स्प्रिंगिंग टाइगर है, जो दहाड़ता हुआ शेर उनके झंडे के ऊपर। दूसरी चीज, कार का इंसिग्निया होता है हर गाड़ी के ऊपर। आप देखिए मिलिट्री की जो रैंक एंड फाइल है, उसमें ऑफिसर्स की गाड़ी के ऊपर एक झंडा होता है। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर इन चीफ है, और जो उन्होंने समानांतर सरकार बना ली है, उन्होंने जो कहा है कि हमारी सरकार स्थापित हो गई है, आजाद भारत की सरकार, उसके वो हेड ऑफ द स्टेट है। अब वो जो कार इंसिग्निया, जो कार के ऊपर वो झंडा लग रहा है नेताजी के, उसको मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। सबसे ऊपर जो आयताकार में जो गांधी जी के चरखे के साथ वाला तिरंगा हुआ करता था, वो सबसे ऊपर है। उस दंड के ऊपर सबसे ऊपर वो आयताकार तिरंगा है, और तिरंगे के बीच में वो हमारा चरखा है, गांधी जी का चरखा। मैं ये भी बता दूं, इतिहास को बहुत तार्किक ढंग से समझना चाहिए, और हम लोगों को वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठे हर दो व्यक्ति के बीच में मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है। तो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो, ये महत्वपूर्ण बात है। तो गांधी जी के चरखे में सुभाष चंद्र बोस की कोई आस्था नहीं है। वो कहते हैं ये तो रियल इश्यू से डाइवर्जन है, आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, ये गांधी जी कह रहे हैं चरखा चलाओ, सूत काटो, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसके बावजूद वो झंडा भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है, इसलिए उस इंसिग्निया के ऊपर सबसे पहले क्या आता है, आयताकार राष्ट्रीय ध्वज, और उसके नीचे एक तिकोना झंडा आता है, जिसकी एक बड़ी पट्टी, चौड़ी पट्टी येलो कलर की है, और एक छोटी पट्टी व्हाइट कलर की। अब ये देखिए इनका प्रोपेगेंडा, जैसे आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, आजाद हिंद फौज ने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ ही जैसे लड़ाई लड़ी। ये नई तरीके का इतिहास है, इस पर बात बहुत जरूरी है करना। तो ये उनका ध्वज है, इस ध्वज के बारे में आप देखिए। एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भी मैं कहूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो आपके दिमाग में यही वाली फोटो आएगी जो उधर लगी हुई, आजाद हिंद फौज की। नेताजी 41 में देश छोड़कर जाते हैं, जनवरी 41 में, और 18 अगस्त 1945 में उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेताजी अभी जिंदा हैं, 123 साल के हैं। ये इस प्रोपेगेंडा में के थ्रू बड़ा खेल खेला जाता है। तो ये नेताजी की ये तस्वीर हमारे जहन में आती है, और आनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हमें थोड़ी पता था कि ऐसा करने से कोई आने वाले सालों में आफत होने वाली है, इसलिए नेताजी की ये तस्वीर तो बहुत पॉपुलर हुई। लेकिन ये उनके जीवन के 4 साल का जो कालखंड है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव फोटो है, उसकी प्रतिनिधि तस्वीर है। इंडियन सिविल सर्विसेज में नेताजी के बारे में आपको सबको पता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ, ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए, ट्रिनिटी कॉलेज में 4th रैंक आई आईसीएस के अंदर, बहुत मेधावी थे, फिलॉसफी को अपना सब्जेक्ट बनाया, इसीलिए हीगेल और हीगेलियन डायलेक्टिक वगैरह पर खूब बात करते थे, थीसिस एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथीसिस। वहां से रिजाइन करके सीआर दास के साथ, देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ खतों किताबत हो रहा है, चिट्ठी पत्री चल रही है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये करने के लिए तो पैदा हुआ नहीं, मेरा देश गुलाम है, मुझे तो आज़ादी की लड़ाई में आना है। तो वो आते हैं, उतरते हैं, और उतर के देशबंधु ने कहा कि गांधी जी से बात करो, और सबसे पहले गांधी जी से मिलकर के आओ। तो गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है, फिर वहां पर जाकर वो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट चल रहा है, वहां पर वो अपना जाकर के लड़ाई लड़ते, पूरी मदद करते हैं कांग्रेस की वहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे फैलाने में।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो जर्नी, ये जो पॉलिटिकल जर्नी उनकी शुरू होती है 20-21 के दरमियान और जो आकर के 1941 में खत्म होती है, लगभग 20 साल का जो कालखंड है, 20 साल के कालखंड में नेताजी ऐसे नहीं दिखते अपने राजनीतिक जीवन में। नेताजी खद्दरधारी, नेताजी ये वाली करते, जी बिल्कुल, नेताजी खद्दरधारी हैं, नेताजी गांधी टोपी लगा रहे हैं, नेताजी कांग्रेस के युवा तुर्क हैं, युवा नेता हैं। और जब कभी युवाओं के बारे में बात होती है तो नेताजी और सुभाष चंद्र जवाहरलाल नेहरू की जोड़ी के बारे में बात होती है। क्या ही गजब आवाज थी, ब्रोंकाइटिस था, फेफड़े एकदम छलनी रहते थे, कभी कभी खांसी बहुत आती थी, कफ जमा होता था, लेकिन क्या ही जज्बा था। लोग बताते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को मुझे तो इस माइक के सहारे एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन नेताजी कई बार माइक इतने अच्छे होते नहीं थे, हर जगह अवेलेबल नहीं थे, सीधे तौर पर बोलते थे। इतनी तेज, इतनी प्रखर आवाज थी उनकी कि वो बोलते थे। तो वो नेताजी का जो 20 साल का कालखंड है, हम उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? हमें बताना पड़ेगा कि पहले 20 सालों में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बहुत ही बड़े नेता हैं और बाद में 2 टर्म अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट होता है, नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप है, वो भी कहीं कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाला समूह नहीं है। और आज फॉरवर्ड ब्लॉक कहां है? पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे के साथ, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे के साथ। यानी वामपंथी सुभाष चंद्र बोस भी अभी स्वीकार है इस हड़प योजना के तहत कि आपको किसी न किसी तरीके से उनको बस हड़प लेना है। तो मैं अपनी बात को और थोड़ा संक्षिप्त करते हुए बहुत जल्दी ये बात खत्म भी करना चाहूंगा कि यहां पर नेताजी के संबंध में बात करना, नेताजी के बारे में बात करना इसलिए ज्यादा कठिन होता जा रहा है क्योंकि इनको नेताजी का जो मिलिट्री हीरोइज्म बहुत लुभाता है। ये मिलिट्री हीरोइज्म, और नेताजी के अंदर एक मिलिट्री हीरोइज्म है। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने 2 बार 49th जो बंगाल रेजिमेंट थी उसमें भर्ती दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन हमारी तरह आई साइट बहुत वीक थी, तो आंखें कमजोर होने की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया बंगाल रेजिमेंट के अंदर। उसके बाद जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज पहुंचे तो वहां घुड़सवारी सीखी और वहां पर वॉलंटरी जो है सैनिक बन गए। बड़ी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, उनके मन के भीतर था कि मैं मिलिट्री में जाऊं या काम करूं। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो कांग्रेस के जो वॉलंटियर्स थे उनके वो कमांडर जनरल ऑफिसर इन कमांड थे, जीओसी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, ड्रेस बदल दी, पूरी मिलिट्री ड्रेस करवा दी सबकी, वॉलंटियर्स की, और बिल्कुल एकदम कवायद उस तरीके से। तो गांधी जी पहुंचे, निश्चित है गांधी जी थे। गांधी जी ने तो अपने गुरुओं को नहीं छोड़ा, तो अपने चेलों को क्या ही छोड़ते। उन्होंने खड़े होकर के कह दिया कि ये क्या है, हम तो नॉन वायलेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना ये मिलिट्री इसमें क्यों आ रहा है? ये तो बर्ट्रम मिलकर सर्कस लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर्कस की ड्रेस पहन के सारे वॉलंटियर खड़े हुए हैं। ये डिफरेंसेस की बात है। देखिए, उसको ईमानदारी से स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। तो गांधी जी, नेताजी के अंदर एक थोड़ा सा एक झुकाव एक मिलिटरिज्म के प्रति था और उसको सभी स्वीकार भी करते थे। तो इनको नेताजी का ये मिलिट्री हीरोइज्म बहुत ज्यादा लुभाता है, ठीक है, आपको बहुत लुभाता है। लेकिन जिस समय में नेताजी जर्मनी से लेकर के जापान तक भाग भाग करके आजाद हिंद फौज के सैनिकों को संगठित करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वो ब्रिटिश सेना के जो युद्धबंदी थे उनसे मिल करके उनको कह रहे थे कि तुम ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े, तुमने गलत किया, अब तुम अपने देश की तरफ से ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ो। उस समय ये पराक्रम दिवस मनाने वालों के परम पूज्य सावरकर जी क्या कर रहे थे, हिंदू मिलिटराइजेशन बोर्ड्स बना रहे थे। हिंदुओं को मिलिटराइज करने की अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है, नए सैनिकों की भर्ती चाहिए, तो उन्होंने भर्तियां खोल दी हैं।
अब सावरकर साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने को मिलिटराइज करो, जाओ और ब्रिटिश सेना में भर्ती हो। यानी एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सेना के युद्ध बंदियों से कह रहे हैं कि अब तुम देश की तरफ से लड़ो ब्रिटिश के खिलाफ, और हमारे सावरकर साहब क्या कह रहे हैं कि हे हिंदुओं तुम्हारे पास मौका है, तुम ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ो, ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश साम्राज्य के दुश्मनों के खिलाफ। और कोहिमा और इम्फाल में 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती, तकरीबन 16,000 सैनिक ही एंटर कर पाए थे, और उनमें से अधिकांश इन मोर्चों पर मारे गए। तो आपके हाथ आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के खून से सने हुए, आप नेताजी को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। और जो बचे, नेताजी को ये खबर मिल गई कि फ्रंटियर्स पर हालत बहुत खराब है और जर्मनी ने उधर आत्मसमर्पण कर दिया है। अब वो सोचने लगे कि बाकी बचे सैनिकों का क्या होगा। ये वापस सिविल लाइफ में जाना चाहते हैं, सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, कैसे इनका क्या किया जाए। और उसके बाद वो जो युद्धबंदी आईएनए के जब आए, हिंदुस्तान लाए गए, तो क्या हुआ, उनका मुकदमा लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने दशकों बाद अपना काला कोट निकाला। दर्जनों बार गांधी जी ने आईएनए के सैनिकों के साहस की प्रशंसा की, और आईएनए के युद्ध बंदियों की लड़ाई हमारी आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई, उसका एक गौरवशाली अध्याय बन गई। और वो लड़ाई किसी हिंदू महासभा, किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं लड़ी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लड़ी थी। तीन जो कैप्टन्स थे जो पकड़े गए, क्या ही अजब संयोग होता है। अटर सेकुलर, बहुत धार्मिक और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में बेहद धर्मनिरपेक्ष, और ये बहुत जरूरी समझना है। मौलाना आजाद 5 टाइम के नमाजी हैं, लेकिन राजनीति में सेकुलर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। महात्मा गांधी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बहुत आस्तिक है, लेकिन सेकुलर है। मोहम्मद अली जिन्ना पोर्क खाते हैं, इस्लाम में हराम है, धर्म को नहीं मानते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन राजनीति करते हैं तो धर्म के नाम पे करते हैं, बंटवारे की राजनीति। सावरकर प्रोक्लेम्ड अथीस्ट, घोषित करते हैं कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन राजनीति करते हैं तो धर्म के बंटवारे के नाम पर करते हैं। तो जिनके दिल में धर्म होता है, जिनके घर के भीतर मंदिर होता है, जिनके हृदय के भीतर प्रभु के प्रति आस्था होती है, वो ये जानते हैं कि सबका मालिक एक है, और इसलिए जब वो राजनीति में जाते हैं तो बंटवारे की राजनीति में। और जिनके मन में चोर होता है, जिनके मन में चोर होता है, जिनके मन में मलिनता होती है, जिन्होंने धर्म के केवल और केवल रिचुअल सीखे होते हैं, उसका स्पिरिचुअल सीखा नहीं होता है, वो जाकर के हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाइयां करवाने का काम करते हैं। तो यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह सेकुलर, और आप देखिए नेताजी नहीं है इस दुनिया में। और जिन 3 कैप्टन्स के ऊपर लाल किला में सबसे प्रचलित मुकदमा चलता है, उनके नाम क्या है, उनके मैं नाम से ज्यादा है उनके सरनेम क्या है। सहगल, ढिल्लो, सहनवाज, एक हिंदू, दूसरा सिख और तीसरा मुस्लिम। क्या ही गजब कॉम्बिनेशन है। इस देश को ये वाला राष्ट्रवाद चाहिए जहां सहगल, ढिल्लो और सहनवाज एक साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। इनको सेक्टेरियन नेशनलिज्म नहीं चाहिए। ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां किसी एक खास कौम को आप 2m दर्जे का नागरिक बना दोगे? क्योंकि सावरकर और गोलवरकर कहते हैं कि मुसलमान या तो अलग राष्ट्र के रूप में अलग चले जाए, वरना अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो उनको 2m दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए। ये नेताजी का राष्ट्रवाद नहीं है,
ये गांधी जी का राष्ट्रवाद नहीं है, ये नेहरू का राष्ट्रवाद नहीं है, ये मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान का राष्ट्रवाद भी नहीं है, ये भगत सिंह का राष्ट्रवाद भी नहीं है। आज किसान आंदोलन के 59 दिन पूरे हो गए। कौन कर रहा है ये आंदोलन? जी न्यूज की माने तो ये खालिस्तानी। आपको शर्म नहीं आती? अपने देश के लोगों को आप क्षण भर में एंटी नेशनल बना देते हो, क्षण भर में एंटी नेशनल। जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाए वो देशद्रोही हो गया। इनको पता नहीं है पंजाब के इतिहास और आजादी की लड़ाई के भीतर पंजाब का योगदान। इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया। अगर आप सिंघू बॉर्डर जाइए तो आपको भगत सिंह हर जगह दिखाई देंगे। ये भगत सिंह के लोग हैं, ये डरने वाले लोग हैं। तो आजादी की लड़ाई की टेक आपको अपने मन में रखनी है। आखिरी दो बातें बेहद संक्षेप में करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दो लोगों का यहां पर उल्लेख करना बेहद जरूरी है। पहला जवाहरलाल नेहरू, और वो भी सुभाष चंद्र बोस के कॉन्टेक्स्ट में। देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी को लाल किले से भाषण देना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आपको मालूम है कितना फेमस, कितना सुंदर भाषण है वो। पहला, नेहरू बहुत भावुक थे। अक्सर उनकी आंख में आंसू छलछला आते थे। भावुक होते हुए नेहरू जी ने सिर्फ 2 ऐसे नेता थे जिनका लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में जिक्र किया। पहला, लामुहाला महात्मा गांधी, और दूसरा अकेला एक और जो नाम उन्होंने लिया वो उन्होंने लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि सबका नाम लेना यहां जरूरी नहीं, लेकिन एक नाम लेने से जो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं वो नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम। उन्होंने दुनिया के अन्य देशों में जाकर तिरंगा फहराया, और आज जब तिरंगा फहराने की नौबत आई तो वो हमारे बीच नहीं। आज अगर वो जीवित होते तो आज उनके अपने वतन वापस आने का दिन होता। और ये हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नेताजी की जासूसी करवाते थे जवाहरलाल नेहरू। 2016 में बड़ा तामझाम से इन्होंने कहा कि बंगाल स्टेट आर्काइव में हमने तो फाइलें डिक्लासिफाई करवा ली हैं, नेहरू कराते थे नेताजी की जासूसी, अब आएगा सच सामने। खोदा पहाड़, यहां तो चुईया भी नहीं निकली। मीडिया का हाइप क्रिएट, मोमेंटम बनाया, बात गई। नेहरू जी ने 1954 में सुभाष चंद्र बोस की बेटी, ये तो एक उदाहरण, शरद चंद्र बोस गांधी जी के साथ है, नोवाखाली के दिनों में गांधी जी के साथ है, बड़े भाई हैं, बड़े भाई गांधी जी के साथ है। उनकी जो बेटी है अनीता बोस, आज भी उनका स्टेटमेंट है, अभी आप अखबारों में पढ़िएगा। अनीता बोस की मदद के लिए 2 लाख रुपया का एक ट्रस्ट, 2 लाख रुपए का ट्रस्ट बहुत बड़ा होता है अगर आप 1954 के हिसाब से देखें, और 500 रुपया प्रति माह की उनको जो स्टाइपेंड अनीता बोस को। 64 में अनीता बोस की शादी हो गई और उसके बाद वो स्टाइपेंड बंद हो गया। और उसके 2 ट्रस्टी थे, एक बीसी रे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, जिन शब्दों में अपनी हत्या से लगभग एक हफ्ता पहले, एक सप्ताह पहले, 23 जनवरी को आज सुभाष बाबू की जयंती है, और आज से 7 दिन के बाद गांधी जी की पुण्यतिथि, उनका शहादत दिवस। तो 1948 में जब 23 जनवरी आई तो गांधी जी ने अपनी प्रेयर्स के अंदर उनको खास तौर पर याद किया। पूरे बंगाल के दौरे के दौरान वो सुभाष को याद करते रहे, दंगे जहां जहां रोकने के लिए जाते थे वो सुभाष को याद करते रहे, और वो कहते रहे कि उसने तो
हिंदू मुसलमानों के बीच जबरदस्त एकता कायम की थी, अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ये जब एक हफ्ता पहले एक वकील ने एक लॉयर ने गांधी जी से पूछा कि गांधी जी हिंदू धर्म क्या है, तो गांधी जी ने कहा कि हिंदू धर्म वो धर्म है जो जानता है कि सभी धर्मों का सार तत्व समान है। और फिर उन्होंने अनायास कहा कि सुभाष, पहले की चिट्ठियों में 38-39 में वो कहते थे कि तुम मेरी खोई हुई भेड़ हो, तुम मेरे बेटे के समान हो, इस तरीके से उन्होंने कहा कि सुभाष उसी प्रकार का हिंदू था। और फिर उन्होंने एक संदेश दिया, उन्होंने कहा कि आज के दिन के अवसर पर आओ हम अपने हृदय से सारी सांप्रदायिक कड़वाहट मिटा दें। दुख की बात है कि 1948 की इन बातों को हमें 2021 23 जनवरी को फिर दोहराना पड़ रहा है कि सुभाष बाबू को याद करते हुए आइए हम अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी विद्वता से, अपने तर्कों से लोगों के दिलों में जो कड़वाहट पैदा हो गई है, जो सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो गया है, उसको मिटा दें। यही शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आखिर में 2 स्लोगन आप मेरे साथ जरूर लगाइए आज के दिन में। एक तो जाहिर सी बात है जय हिंद, और दूसरा स्लोगन है वीर शहीदों का पैगाम, जारी रखना है संग्राम। जय